कहाँ से लिए जा रहे थे। ये वो दौर था। इसमें बहुत अच्छा विजय रंजन ने बातचीत की कि इतना ही नहीं था कि केवल पाठ का उचित या अनुचित विश्लेषण हो रहा था, बात यह भी थी कि साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और उपनिवेशवाद से हमें संघर्ष भी करना था और हमें प्रगतिशील साहित्य धारा का मूल्यांकन भी करना था या उसके बारे में उसका सप्रसंग विवेचन भी करना था। नामवर सिंह की जो सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि उसके पहले आप देखिए कि हिंदी आलोचना में 3 महत्वपूर्ण नाम हो चुके थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। बाकी नंदुलाल वाजपेयी भी थे, उनके समकालीन डॉक्टर नगेंद्र थे। लेकिन नामवर सिंह ने किया क्या? सबसे बड़ी बात है कि नामवर सिंह ने किया क्या। नामवर सिंह ने आलोचना को, हिंदी आलोचना को सामाजिक कर्म से जोड़ दिया। सबसे बड़ी बात तो यह रही, यानी सामाजिक कर्म की केंद्रीयता को से जोड़ना, ये नामवर सिंह की आलोचना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। यानी आलोचना केवल पाठ का मूल्यांकन नहीं है, बल्कि आलोचना एक क्रिया भी है और वह एक सजग और सामाजिक क्रिया है। और इसीलिए नामवर सिंह ने हिंदी आलोचना को न केवल स्वाभिमान प्रदान किया, बल्कि रीढ़ भी प्रदान की। और वह एक ऐसी तनी रीढ़ प्रदान किया नामवर सिंह ने हिंदी आलोचना को, जिस पर कि 50 वर्ष तक हिंदी आलोचना ने अपना मजबूत भवन निर्मित किया। और वही वजह है कि आज भी हिंदी आलोचना में उस रीढ़ की खोज हो रही है और उसकी अनुपस्थिति को लेकर के ही तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं। इस प्रसंग में टी एस इलियट का एक बहुत ही मशहूर वाक्य है। टी एस इलियट ने एक बार कहा था कि इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई ऐसा आलोचक आता है जो साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों की पुनर्व्याख्या करता है। और ऐसा आलोचक जब आता है तो वह अपनी भाषा का महान आलोचक होता है। नामवर सिंह ऐसे ही महान आलोचक थे जिन्होंने अपने समय में साहित्य की पुनर्व्याख्या की। साहित्य में और पुनर्व्याख्या का यह सबसे बड़ा आधार है कि बड़ा आलोचक वह होता है जो हमें अब महत्वपूर्ण बात को सिखाता है। लेकिन महान आलोचक वह होता है जो गलत बात की पहचान करता है। नामवर सिंह अगर न रहे होते तो उस गलत बात की पहचान कभी न होती जिसमें साहित्य कलावाद का शिकार हो रहा था और साहित्य से प्रगतिशील और जनपक्षधरता के मूल्य लगभग निष्कासित किए जा रहे थे। याद रखिए, जब अज्ञेय का दबाव है, नगेंद्र का दबाव है, तो ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इस रूप में अगर आप देखिए कि जो मैं कहना चाहता हूँ कि वह एक नामवर सिंह ने हिंदी आलोचना को यहीं पर सभ्यता समीक्षा से जोड़ दिया। जो सभ्यता समीक्षा के जोड़ने का मतलब यह था कि एक पूरी की पूरी आलोचना केवल साहित्य समीक्षा नहीं है, बल्कि वह एक तरह के सर्जनात्मक और जातीयता से जुड़ी हुई सभ्यता समीक्षा भी है। और यहाँ पर आप देखिए कि 3 तरह के उनके सामने उदाहरण थे। एक तो मैथ्यू आर्नल्ड की सामाजिकता थी पश्चिमी आलोचना में, दूसरे टी.एस. इलियट का साहित्यिकता थी, दूसरे और तीसरे जो है F.R. लेविस की नैतिकता थी। मैथ्यू आर्नल्ड और टी.एस. इलियट और F.R. लेविस तीनों से मिल करके, और ये नहीं कि भारतीय काव्यशास्त्र में तो अभिनवगुप्त आनंदवर्धन तो थे ही, लेकिन उन्होंने 20वीं सदी की आलोचना में उस धाग के साथ अपनी आलोचना को विकास किया जिसमें पश्चिम की आलोचना को आधार बना करके लोग हिंदी आलोचकों को चुनौती दे रहे थे।
तो उन्होंने पश्चिम के द्वारा प्रदत्त जो टूल्स थे उनसे बहुत ग्रहण करते हुए उन्होंने हिंदी आलोचना को आत्मसजग बनाया, जातीय बनाया और हिंदी आलोचना को स्वाभिमान से जोड़ दिया। यह नामवर सिंह की आलोचना की जो सबसे बड़ी ताकत है। और इस रूप में अगर आप देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि नामवर सिंह ने इसके साथ एक काम और किया। नामवर सिंह ने पहली बार रचना प्रक्रिया से हटा करके आलोचना प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की। यानी आप देखिए कि नामवर सिंह की आलोचना के पहले चाहे आचार्य शुक्ल हो, चाहे द्विवेदी जो हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, इन लोगों ने रचना प्रक्रिया पर बहुत बात की, आलोचना प्रक्रिया पर बहुत कम बात की। और आलोचना प्रक्रिया पर बात करने के लिए ज़रूरी था कि ग्रहणशीलता और संवेदनशीलता, यानी जो आपके इमोटिव स्ट्रक्चर आपका रहे और जो एक्सेप्टेबिलिटी रहे। तो ग्रहणशीलता और संवेदनशीलता के दायरे में उन्होंने आलोचना प्रक्रिया को समझने की कोशिश की, जिसमें कि समकालीन साहित्य को केंद्र में रखा। लेकिन समकालीन साहित्य को केंद्र रखते हुए परंपरा बोध से उसे जोड़ करके भविष्य के लिए उसे सुपुर्द कर दिया, सौंप दिया। तो समकालीन साहित्य, उसके भीतर परंपरा बोध के भीतर इतिहास बोध, और तब उससे जो साहित्य निर्मित हुआ वह नामवर सिंह का आलोचना का प्रमुख प्रतिमान बनता है, जहाँ से नामवर सिंह खड़े होते हैं। तो इस रूप में अगर आप देखें तो नामवर सिंह की जो आलोचना के जो प्रमुख टूल्स, तीन पक्ष हैं नामवर के, जिस पर कि मैं थोड़ी थोड़ी बातें कहूँगा। एक तो यह है कि समकालीन आलोचना के बारे में नामवर सिंह की जो पक्षधरता रही, यानी समकालीन रचनाशीलता की कैसे वो व्याख्या करते हैं। दूसरी बात, पाठ और नैतिकता को कैसे जोड़ते हैं। और तीसरी बात यह है कि संस्कृति समीक्षा से खुद को कैसे जोड़ते हैं। और आप देखिए कि लगातार नामवर सिंह साहित्य के पाठ को समाज से जोड़ने की कोशिश करते हैं पूरी प्रक्रिया में। जाहिर सी बात है, इस प्रक्रिया में अंतर्विरोध भी विकसित होते हैं। कई तरह की चीज़ें जो स्थापित मान्यताएं होती हैं उसके खिलाफ भी जाते हैं। लेकिन जब वह समकालीन साहित्य के पाठ विश्लेषण से आगे बढ़ते हैं और लेखन से जो वाचिकता की ओर बढ़ते हैं, वाचिकता के लिए सबसे जरूरी था कि संस्कृति समीक्षा के लिए, सांस्कृतिक आलोचना के लिए ज़रूरी था कि वाचिकता से वो जोड़ें। क्योंकि हिंदी समाज के बारे में इस बात को बड़ी पुरानी समझ थी कि हिंदी समाज के भीतर जब तक उसे संवाद के दायरे में आप उसके भीतर नहीं जाएंगे, जब तक प्रत्यक्ष उसे संवाद नहीं करेंगे, तब तक वह सांस्कृतिक रूप से जागरूक नहीं हो सकता। नामवर सिंह एक ऐसे आलोचक हैं जो हिंदी परिसर को सांस्कृतिक रूप से जागृत किया, जागरूक किया और जीवंत किया। तो ये सब नामवर जी के जो आलोचना के प्रमुख बिंदु हैं जिन पर कि ये बातें होनी चाहिए। और आज के दिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम लोग एक ऐसी जगह पर उनके बारे में, उनकी जन्म शती की चर्चा कर रहे हैं जिसकी नींव में वे हैं, यानी इस सभागार की नींव में हैं। इसका जो उन्होंने इसकी ईंट उन्होंने रखी थी, जिसका कि संजय अभी बता रहे थे, हम भी उस आयोजन के साक्षी रहे हैं, मैं था उसमें। तो आज ये हमारा दायित्व था कि उस जगह पर हम नामवर सिंह को याद करें, जो कि नामवर सिंह का जिसके बेस में नामवर सिंह है। क्योंकि बेस और सुपरस्ट्रक्चर का जो मामला था, नामवर सिंह ने उसको मार्क्सवादी टूल से बहुत सही संदर्भ में व्याख्यायित करने की उन्होंने कोशिश की थी। जब हम समकालीन रचनाशीलता की बात करते हैं तो आप देखिए कि यह नामवर सिंह ही थे जिन्होंने मुक्तिबोध को केंद्र में रखा। आप जरा हिंदी आलोचना का परिसर देखिए, उस पर बहुत जानने में समय लगेगा कि नामवर सिंह के पहले हिंदी आलोचना का स्वरूप क्या था। हिंदी आलोचना या तो रीतिकालीन थी या भक्तिकालीन थी, तुलनात्मक होकर के भक्तिकाल में चली गई। ये नामवर सिंह की देन थी कि उन्होंने समकालीन साहित्य से हिंदी आलोचना को जोड़ दिया। आप कह सकते हैं कि उनके समय में ठीक पहले रामविलास शर्मा थे जो निराला को केंद्र में रख करके बातें कर रहे थे, ये बात ठीक है। लेकिन आप देखिए
कि निराला की को लेकर के जो नामवर सिंह की समझ है, छायावाद को लेकर के जो नामवर सिंह की समझ है, वह समझ रामविलास शर्मा से भी अलग है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से भी अलग है, नंद दुलारी वाजपेयी से भी अलग है और डॉक्टर नगेंद्र से भी अलग है। यह आलोचक की ताकत होती है कि उस सृजनात्मकता की कितनी गहराई में उतरता है, और वह उतरने में ही उन्होंने मुक्तिबोध को पहचाना, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ा। जो आचार्य शुक्ल छायावाद की व्याख्या रहस्यवाद के दायरे में कर रहे थे, वहाँ से निकाल करके राष्ट्रीय जागरण से जोड़ने का काम जो किया था वह नामवर सिंह ने किया था। लेकिन यह भी है कि उनके इतिहास विवेक में यह भी था कि चिंतन प्रणाली, यानी किस चिंतन प्रणाली से कोई आलोचक अपनी बातें कह रहा है। नामवर सिंह ने कई जगह इस बात को दर्ज किया है कि बावजूद इसके कि आचार्य शुक्ल छायावाद के आलोचक हैं और नंद दुलारी वाजपेयी छायावाद के समर्थक हैं, मैं छायावाद के आलोचक होने के बावजूद रामचंद्र शुक्ल नंद दुलारी वाजपेयी से ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ आलोचक हैं, क्योंकि उनकी जो चिंतन प्रणाली है, उनकी जो दृष्टि संपन्नता है, वो नंद दुलारी वाजपेयी से कहीं बहुत ऊपर की चीज़ है। तो अब ये उनकी जो स्थापना का केंद्र रहा कि भाई जो दृष्टि संपन्नता है, जो चिंतन प्रणाली है, जो साफ गोई है, जो यानी कोई भी आलोचक अगर किसी मूल्य की तीखी आलोचना कर रहा है और उसकी चिंतन प्रणाली में वह एक वैज्ञानिक सोच की बात है, तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ बनस्पत उस आदमी के जो प्रशंसक है, लेकिन उसके पास किसी प्रकार की कोई दृष्टि नहीं है। जो दृष्टि संपन्नता है, जिसे वर्ल्ड व्यू कहा गया है कि जो विश्व दृष्टि है, तो उस विश्व दृष्टि के दायरे में नामवर सिंह, और आप सब जानते हैं नामवर सिंह ने पश्चिम को, भारतीय साहित्य शास्त्र को बहुत ही जम के पढ़ा था। तो इस रूप में अगर आप देखिए तो इस रूप में अगर देखिए कि आलोचना के धर्म के बारे में क्या, निर्मल वर्मा की वैचारिकी से नामवर सिंह असहमत हैं, लेकिन उनकी रचनाशीलता, उनकी सृजनात्मकता से सहमत हैं और परिंदे कहानी की तारीफ करते हैं। अब आप इसे अंतर्विरोध कहें या रचना के मर्म को उद्घाटित करने वाले आलोचक के रूप में देखें कि आखिरकार अपनी रचना में, अपनी रचनात्मकता के दायरे में किस तरह से वह जो है विस्तार कर रहा है। तो नामवर सिंह ऐसे आलोचक थे जो पाठ का अर्थ ग्रहण ही नहीं करते थे, पाठ का अर्थ विस्तार भी करते थे। और उस अर्थ विस्तार में अगर मान लीजिए कि किसी की वैचारिकी से असहमत हैं, लेकिन उसकी कृति से वो प्रभावित हैं, तो नामवर सिंह ने कभी इसमें संकोच नहीं किया। और इसी वजह से आप देखिए कि एक दौर में मुक्तिबोध बनाम अज्ञेय चला। पहले मुक्तिबोध को खड़ा किया कविता के नए प्रतिमा ने, फिर बहुत बाद में कहा कि अज्ञेय भी उतने ही बड़े कवि हैं, उतने ही बड़े चिंतक हैं। तो अब इसको उन्होंने कहा कि तब हम रहे अचेत। यह कई जगह उन्होंने कहा कि चूँकि मैं उसमें थोड़ा जवानी का जोश था, मैं उस बात को समझ नहीं पाया, तो मैं इसको रीडिंग करने की कोशिश करता हूँ, कहता हूँ कि अज्ञेय भी उतने ही बड़े कवि हैं। तो प्रश्न ये था कि अब वह मार्क्सवाद की जड़ और स्थूल सौंदर्य शास्त्र से बहुत आगे भी जाते हैं और खुद भी कहते हैं कि हम पाठ को, यानी पाठ की जो केंद्रीयता है उसको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। आप देखिए कि आगे अपने वैचारिकी में, अपने संवाद धर्मिता में नामवर सिंह ने अपने को सभ्यता समीक्षक, संस्कृति समीक्षक के रूप में खड़ा किया। और मैं नामवर सिंह को एक महान संस्कृत समीक्षक अपने समय का मैं मानता हूँ। इस बात को लेकर के उसके बहुत सारे पक्ष हैं, उनकी चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन आप देखिए कि वे पाठ को, यानी कृति को कभी भी नैतिकता से अलग नहीं करते और इस बात को कहते हैं कि मैं जड़ सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमानों से अपने आप को अलग रखता हूँ। और इस पर वे बहुत सारे लोगों से प्रभाव उन्होंने ग्रहण किया है, लेकिन एफ आर लेविस की द ग्रेट ट्रेडिशन से बहुत गहरे प्रभावित हैं। और इस बात को उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे महान आलोचक होंगे, लेकिन एफ आर लेविस मार्क्सवादी नहीं था, वो कैम्ब्रिज में प्रोफेसर थे। और कहा जाता है कि उनके अवकाश प्राप्ति के बाद
कैम्ब्रिज अंग्रेजी साहित्य में कोई उतना बड़ा आलोचक नहीं रहा। तो पाठ को किस तरह से सामाजिक संदर्भों से जोड़ा जाए, कृति के भीतर अंतर्निहित सामाजिकता को किस रूप में रेखांकित किया जाए, नामवर सिंह ने साहित्य के आलोचक के रूप में कृति में अंतर्निहित बहु अर्थ की स्तरीयता, मतलब बहु अर्थ के स्तर को, जिसे कहते हैं कि अर्थ की बहुस्तरीयता को लगातार समझा और समझाने की कोशिश की। और इसी कारण से आप देखिए जो है कि उस रूप में उन्होंने एक तरह का हमेशा यानी साहित्य को, सामाजिकता का भी, साहित्य का कोई न कोई तो उपागम होना चाहिए, यानी साहित्य में कहीं न कहीं कोई अंतर्ध्वनित होना चाहिए। आखिरकार वह किसके लिए लिखा जा रहा है, किससे लिखा जा रहा है और उसका संकेत क्या क्या वह कहना चाहता है। तो ये चीज़ें थी जो नामवर सिंह के यहाँ पूरी मजबूती से दिखाई देती हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो नामवर सिंह के यहाँ जो ये चीज़ें आती हैं, एक चीज़ आती है वो ये कि वो उनकी जो सांस्कृतिक, जो मैंने कहा संस्कृत को लेकर के आप देखिए कि ये जो वाल्टर बेंजामिन से लेकर के और तमाम जो एडोर्नो तक जो चिंतनशील हैं, नामवर सिंह ने सबको पढ़ा, सबके बारे में सोचा, अपने समय के इस पर टिप्पणियाँ की, बहुत सख्त टिप्पणियाँ की। लेकिन आप देखिए कि सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ ये थी कि बाजार, उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, और पूंजीवाद का जो चरम समय आ गया था, आप समझिए कि लेट 80s में, 90s में, तो नामवर सिंह यहाँ पर संस्कृत समीक्षा के संदर्भ से फांसीवाद का बहुत तगड़ा विरोध करते हैं। बड़ा फांसीवाद के, सांप्रदायिकता के मुखर विरोधी हैं। और जब आलोचना का नया अंक आया तो उन्होंने फांसीवाद पर उन्होंने एक पूरा के पूरा उन्होंने अंक ही उस पर निकाला, और अंक निकाल के ये बताया कि जो नई जो चीज़ आ रही है यह साहित्य के लिए बहुत खतरनाक है, और इस फांसीवाद का जवाब साहित्यिक सर्जनात्मक कृतियाँ ही दे सकती हैं। इस रूप में अगर आप देखें तो उन्होंने क्या किया, अपने समय में पूंजीवादी, क्योंकि ये जो बाजार आ रहा था, टेक्नोलॉजी आ रही तो पूंजीवाद आ रहा था, और उससे जुड़ा राष्ट्रवाद, फांसीवाद आ रहा था। ये सारे तत्व कहीं न कहीं एक रूप में मिले हुए थे। इसका असर ये हो रहा था कि संस्कृत से आलोचनात्मक रिश्ता लगभग गायब होता जा रहा था। ये आप देखिए, ये अकारण नहीं था कि नामवर सिंह ने 80 के बाद अपने आप को, यानी दूसरी परंपरा की खोज के बाद, और ये 87 में, वो 82 में, वही 87 में वाद विवाद संवाद, यानी 87 से कहिए कि 90 के बाद नामवर सिंह पूरी तरह से अपने को संवादी परंपरा से जोड़ दिया, पूरी तरह से उन्होंने वाचिक परंपरा से जोड़ दिया। यह अकारण नहीं था, क्योंकि नामवर सिंह को ये लगा कि अपने समय में संस्कृत से आलोचनात्मक, अपने समय की जो संस्कृति आ रही है, जो पूंजीवादी संस्कृति आ रही है, उसे आलोचनात्मक रिश्ता स्थापित करने के लिए अब केवल साहित्य की व्याख्या जरूरी नहीं है, समाज से संवाद भी उतना ही ज़रूरी है। तो समाज से जो संवाद, धर्मी रिश्ता उन्होंने कायम करने की कोशिश की, वे अपने समय में संस्कृत के मुखर आलोचक भी रहे। और एक ऐसे समय में जो उनके साथ के जितने आलोचक थे, उनके बाद क्या उनके पहले, या तो वह अतीतगामी हो गए थे या फिर समकालीन साहित्य से उनका रिश्ता लगभग नहीं था। यानी आप देखो उसके बाद के जो भी आलोचक थे, आप चाहे मनिंदर पांडे हो, विश्वनाथ त्रिपाठी हो, जिसका भी ले लीजिए आप नाम, जो है समकालीन साहित्य से वैसा रिश्ता नहीं रख पाए, नई से नई रचनाशीलता से, चाहे कविता हो, चाहे कहानी, उपन्यास, जैसा नामवर सिंह के। एक बात ये, दूसरी बात है कि उनके समय में नंदुलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा जैसे लोग जो लिख रहे थे, वो भी नई रचनाशीलता से संस्कृत की जो नई चुनौतियाँ आ रही थी या नई सांस्कृतिक चुनौतियाँ आ रही थी, उनसे वैसा रिश्ता वो नहीं रख पाए थे जो आलोचनात्मक रिश्ता रखा जाना चाहिए था, नहीं जिस पर कि वह बाजार, टेक्नोलॉजी और पूंजी का विरोध हो। क्योंकि
मीडिया जो आ रही थी, आप देखिए आज देखिए सोशल मीडिया, आज नामवर सिंह होते क्या करते हैं, सोशल मीडिया ने क्या किया कि आपके भीतर का जो आत्म था उसको ख़त्म कर दिया। दो चीज़ें होती, एक तो आपकी आत्म सजगता, दूसरे आपकी गतिशीलता, यानी जिसे आप सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। ये दो तत्व होने चाहिए थे मानव जीवन में, हर मनुष्य के सामाजिक जीवन में। आज सामाजिक मीडिया ने दोनों को गायब कर दिया है। आप रील्स में जाइए, आप सोशल मीडिया में जाइए, आप केवल एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक छलांग लगाते हैं, यानी अपने परंपरा के साथ सजग इतिहास बोध के दायरे में संवाद बना नहीं पा रहे हैं। आप अपनी स्मृति से वंचित होते जा रहे हैं और आप तत्काल में ही इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं कि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो संस्कृत हमें पश्चिम से, साम्राज्यवाद से, पूंजीवाद से परोसी जा रही है, वह कहाँ जाएगी, हमें कितना कमज़ोर कर रही है। नामवर सिंह ने लगातार इस बात को दर्ज किया और यह भी था कि इसी दम पर जो आलोचना कर्म दोयम दर्जे का समझा जा रहा था, उसको पूरी जिम्मेदारी से आलोचना को भी न केवल सृजनात्मक बनाया बल्कि सम्मान योग्य बनाया। तो ये जो आलोचना की सृजनात्मकता को लेकर के, आलोचना को सम्मान योग्य बनाने को लेकर के नामवर सिंह की जो देन है वो इतिहास में, हिंदी साहित्य की समीक्षा में बहुत बड़ी रही। और यही रहा कि नामवर सिंह ने हमेशा, आप देखेंगे कि कॉमन रीडर की बात हमेशा करते हैं, सामान्य पाठक की बात हमेशा करते हैं। मैं जो कुछ भी लिखता हूँ, और बाद के दिनों में तो अपने इंटरव्यूज़ में, जैसे कि आलोचक के मुख से जो खगेंद्र ठाकुर ने संपादित हुए, उसके इंटरव्यू में लगातार इस बात को उन्होंने कहा है कि मैं कॉमन रीडर को, मैं सामान्य पाठक को संबोधित करता हूँ। तो सामान्य पाठक के विवेक को, उसके इतिहास बोध को जागृत करना, यह जो है नामवर सिंह की आलोचना की सबसे बड़ी ताकत रही है। और इसीलिए देखिए कि उन्होंने अपने आलोचना कर्म से अब पुस्तक समीक्षा का जो कर्म था उससे बहुत आगे बढ़ करके उस समीक्षा के भीतर जो पाठ का अंतर्निहित अर्थ था उसको लगातार बतलाया है। और उसी अंतर्निहित अर्थ को बतलाने में वो जहाँ पर नई कविता के भीतर रघुवीर सहाय को लेकर के और श्रीकांत वर्मा की व्याख्या करते हैं, आगे चल करके नागार्जुन को, त्रिलोचन को, केदारनाथ अग्रवाल को, शमशेर को, केदारनाथ सिंह को, वहाँ से चले आई तो अरुण कमल तक, यानी जितना अपडेट है। इसके अलावा कहानी में भी, उपन्यास में भी इतना अपडेट रहते हैं कि वह नई से नई रचनाशीलता की बातें करते हैं। और वह नामवर सिंह पारंपरिक पुस्तक समीक्षा से हट करके अंतर्निहित अर्थ को रेखांकित करने की बातें करते हैं। तो इस रूप में अगर आप देखेंगे कि नामवर सिंह एक ऐसे आलोचक थे जो न केवल सिद्धांत निरूपण करते थे और न ही सिद्धांत विवेचन के पक्षधर थे। मैंने ये देखा उनको पूरा पढ़ते हुए कि सिद्धांत विवेचन के क्रम में नामवर सिंह, आप देखिए कोई भी प्रतिमान, जैसे कि आचार्य शुक्ल के पास कुछ प्रतिमान थे, द्विवेदी के पास जातीयता का प्रतिमान था, शुक्ल जी के पास रस मीमांसा का प्रतिमान था। नामवर सिंह कभी किसी प्रतिमान के दायरे में किसी का मूल्यांकन नहीं किया है। कृति की व्याख्या में, कृति के विवेचन के क्रम में उन्होंने अपने प्रतिमान निर्मित किए, जिसमें कि संश्लिष्ट समसामयिक बोध, सर्जनात्मकता और जातीयता, तीन तत्व उनके विकसित हुए कृतियों के मूल्यांकन क्रम में। यानी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि पहले से प्रतिमान तय करके उन्होंने कोई मूल्यांकन। इसलिए आप देखेंगे कि काव्य शास्त्र की इतनी गहरी, चाहे पश्चिम की हो, चाहे भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा हो, इतनी गहरी समझ और पैठ के बावजूद इनके किसी प्रतिमानों को आधार बना के नामवर सिंह ने कृति का मूल्यांकन नहीं किया। लेकिन उनके मन में एक तरह का लोकोन्मुखता, देसी भाषा राग, देसी भाषा बोध, यह लेकर के शुरू से बहुत सजग रहे। वो लगता था कि जो जातीयता है, यानी परंपरा का मूल्यांकन, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी परंपरा को ठीक से पहचानने के लिए परंपरा का बहुत सघन और गहरा बोध भी आपके भीतर होना चाहिए। ठीक वैसे ही कि
की आलोचना करने के लिए उस आलोचक के द्वारा लिखे गए साहित्य के कर्म की भी उतनी ही गहरी समझ भी होनी चाहिए। तो इस रूप में अगर आप देखेंगे तो अब उन्होंने, आप देखिए ये कम बड़ा योगदान नहीं है कि जिसमें साहित्य की पूरी आलोचना भाववाद का शिकार हो रही थी, नामवर सिंह ने भाववाद से मुक्त करके साहित्य को यथार्थवाद से जोड़ा और उस यथार्थवाद के दायरे में प्रगतिशीलता जन पक्षधर का मूल्यांकन करने की कोशिश की। तो और बार बार इस बात को कहते हैं कि जो भाववादी साहित्य है, साहित्यकार है, वह सारी समस्या का समाधान अपने मन के भीतर खोजता है, जबकि जो यथार्थवादी साहित्यकार है वो समाज में खोजता है। ये असाधारण बात थी और ये भी असाधारण बात है जिसको लेकर के ये हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, व्यापकता और गहराई को लेकर के जो बातें हुई हैं, व्यापकता गहराई को लेकर जिस तरह से उन्होंने प्रेमचंद जैनेन्द्र का मूल्यांकन किया है और जिस तरह से प्रेमचंद को क्या व्यापकता का मूल्यांकन किया, वो अद्भुत है, वो इतिहास आलोचना। और मैं इस बात को मानता हूँ कि नामवर के द्वारा लिखी गई जितनी मौलिक कृतियाँ हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है इतिहास और आलोचना है। नामवर सिंह को अगर समझना हो तो उनके इतिहास और आलोचना को हम समझें, तब आपको पता चला कि नामवर सिंह की मेधा क्या थी। और उसके बाद तो उन्होंने कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। तो कुल मिला जुला करके आज के दिन, आज राहुल सांकृत्यायन सभागार में आलोचना की धरती और नामवर सिंह पर जो है आयोजन हुआ, उसके लिए हम भाई जयप्रकाश धूमकेत को बहुत बधाई देते हैं, उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नामवर सिंह के बारे में अभी भी कहा जाता है कि नामवर सिंह के बाद क्या, कौन, और अभी तक तो नामवर सिंह का कोई भी स्थानापन्न आलोचक तो अभी है नहीं। आता हुआ हमें दिख रहा हो ऐसा भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी आयोजन था मऊ की धरती पर, क्योंकि नामवर सिंह चाहे जहाँ के भी रहे हों, लेकिन वो पूर्वांचल की माटी की ही उपज थे और पूर्वांचल की माटी, और इस गाज़ीपुर, बनारस, मऊ, इन 3 जगहों से उनका बहुत गहरा नाता था। जीएनपुर के बाद सर्वाधिक नाता इन्हीं जगहों से था। तो मैं समझता हूँ कि यह गोष्ठी इस रूप में बहुत ही ज़रूरी थी, ऐतिहासिक थी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बाद जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समागम हुआ, उसके बाद यह गोष्ठी मऊ में हो रही है। इसमें कही हुई बातें, इसमें की गई बातें बहुत दूर तक जाएंगी। आप सब आए, आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने नामवर सिंह की आलोचना के बहुत सारे आयामों पर विस्तार से चर्चा की है। वे किसी स्थापित प्रतिमान से किसी